The work of the execution or failure to execute the same arising at any stage shall be referred to the sole arbitration of the chief engineer of the department, or if there be no chief engineer, to administrative head of the department. ठीक है. If the chief engineer be unwilling to act as such arbitrator, he shall appoint a person as an arbitrator of such appointment shall be valid, and such appointment shall be valid. It is also a term of this contract that no person other than a person appointed by the such chief engineer shall act as arbitrator. The person thus appointed shall be the sole arbitrator, and his award shall be final and binding on all parties to the contract, unless it is set aside by the court. ठीक है. The contractor invoking arbitration shall specify the dispute or dispute to be referred to the arbitration together with the amount of the claim. The prayer of the contractor for arbitration shall not be time barred in accordance with the provision of Limitation Act 1908 or 1963 as the case may be. इसमें आर्बिट्रेशन होता क्या है कि मान लो कभी कभी क्या बोलते हैं डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है ना, या किसी तरह का सवाल अराइज हो गया, ठीक है, किसी पे क्लेम के ऊपर लेके या कॉन्ट्रैक्ट के एस्टिमेट को लेके या उसके स्पेसिफिकेशन को लेके, डिजाइन को लेके, ड्राइंग को लेके, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप के लिए, मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है उसके लिए, ऑर्डर और बाकी जो कंडीशंस वगैरह है उस सब के लिए क्या बोलते हैं, या काम के एग्जीक्यूशन के लिए, अगर इन सब के लिए अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इन सब का जो डिस्प्यूट होता है, जैसे कि जो भी क्वालिटी, ड्राइंग, बाकी स्पेसिफिकेशन, जिस रिलेटेड भी क्या बोलते हैं डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों पार्टीज के बीच में, तो उसको सॉल्व करने के लिए चीफ इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर रहता है वो क्या बोलते हैं, वो एज एन आर्बिट्रेटर, यानी जैसे कोर्ट में जज होता है ना, सेम उसी तरह से यहाँ भी जैसे कि कोर्ट में जज होता है वैसे सेम यहाँ पर चीफ इंजीनियर एक्ट करता है. चीफ इंजीनियर क्या करता है, दोनों पार्टीज का क्या बोलते हैं बातों को सुनता है और जो सॉल्यूशन है उस तक अराइव होता है. अगर चीफ इंजीनियर नहीं है डिपार्टमेंट में, ठीक है, चीफ इंजीनियर इन केस नहीं है डिपार्टमेंट में, तो उसकी जगह पे क्या होगा, वो किसी और को अपॉइंट करके जाएगा. ठीक है, चीफ इंजीनियर अगर नहीं है अगर डिपार्टमेंट में तो वो उस मैटर को सॉल्व करने के लिए, यानी आर्बिट्रेशन प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए वो किसी को अपॉइंट कर सकता है. और जो भी पार्टीज है दोनों, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या चाहे जो काम लेने वाला हो, दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है और जिसको भी चीफ इंजीनियर अपॉइंट करके गया है क्या बोलते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए या आर्बिट्रेशन करने के लिए, तो उस आदमी को ही कहना मानना पड़ेगा. जो भी वो आदमी कह दिया, यानी कि जो भी आर्बिट्रेटर था वो जो भी डिसीजन लिया उसका डिसीजन फाइनल होगा. ठीक है ना. इस पे सवाल उठाया जा सकता है, नहीं उठाया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं. अगर ये कुछ डिसीजन दे दिया गया है, वही डिसीजन फाइनल होगा, दोनों को पार्टी को मानना होगा. ठीक है. और तो समझ लिया बात कितना है कि आर्बिट्रेशन क्या है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में काम को लेके, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप हो गया, ड्राइंग हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, किसी भी तरह का मुद्दा को लेके क्या बोलते हैं असहमति हो गया या क्या बोलते हैं वो हो गया भेदभाव हो गया, तो उस केस में क्या है कि दोनों में से कोई भी एक पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए जा सकता है कि हाँ इस मैटर को सॉल्व कीजिए, और चीफ इंजीनियर इस मैटर को सॉल्व करेगा. अगर चीफ इंजीनियर नहीं है डिपार्टमेंट में तो चीफ इंजीनियर किसी को अपॉइंट करके जाएगा कि हाँ आप इसको हम इस आदमी को दे के जा रहे हैं, ये आपका आर्बिट्रेशन करेगा. ठीक है, आपका ये चीजों को सॉल्व करेगा. अब बाकी ये पोटेंशियल राइट, लमसम इन एस्टीमेट, ये सब बताया हुआ, बहुत सारी चीज बता चुके हैं, रिटेंशन मनी ये सब चीज बता चुके हैं. ओवरव्यू आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी देख लीजिएगा, बस हम ये कहेंगे आप लोग को. अब ये है कि एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल वर्क कैसे काम होता है वो देख लीजिएगा. बहुत सारी चीज रिपीटेटिव इसी कारण हम दोबारा नहीं बता रहे. ठीक है, अब आते हैं मेजरमेंट एंड पेमेंट फॉर द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्ट. किस तरह से मेजर करेंगे जो काम किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें जो काम हुआ है उसका कैसे मेजरमेंट होगा और कितना काम हुआ उसका मेजरमेंट कैसे होगा, उसका पेमेंट कैसे होगा. तो देखिए दो तरह का टोटल देखा जाए तो तीन तरह का क्या बोलते हैं पेमेंट का तरीका है. एक इंटरमीडिएट या रनिंग पेमेंट, एक है फाइनल पेमेंट एंड एक है पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क. ठीक है, इंटरमीडिएट और रनिंग पेमेंट, फाइनल पेमेंट और पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क और फॉर एडिशनल और सब्स्टिट्यूटेड आइटम. ठीक है, तो
जैसा कह रहा है उसी से समझ में आ रहा है। इंटरमीडिएट या रनिंग पेमेंट मतलब काम के दौरान जो मिलने वाला पेमेंट है उसको इंटरमीडिएट या रनिंग पेमेंट कहेंगे। फाइनल पेमेंट मतलब काम खत्म होने के बाद जो पेमेंट मिला था वो मिला है। और पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क मतलब कि कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा बढ़ा है या कोई काम सब्स्टिट्यूट होकर कोई और काम अगर आया है तो उसके चक्कर में जो एक्स्ट्रा पेमेंट होना है या एक्स्ट्रा जो कॉस्ट हुआ है उसका पेमेंट करना। तो 3 तरह का पेमेंट हो गया। अब इंटरमीडिएट और रनिंग पेमेंट क्या है? अंडर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर इज टू बी पेड मंथली फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। हर मंथ क्या बोलते हैं, ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने क्या बोलते हैं, जितना भी काम हुआ है उस हिसाब से जो भी वर्क है इन प्रोग्रेस है, जो काम चल रहा है उस काम चलने के लिए आपको क्या बोलते हैं, हर महीने उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। किसको, डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक काम अगर 2 साल चलना है तो 2 साल चलने वाले काम में हर महीने जितना काम हुआ है, ठीक है ना, उसके हिसाब से पेमेंट करना है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। दीज पेमेंट in intermediate stage of the work are made by way of advances adjustable in the final bill which is drawn only after the completion of work in all respects। तो ये जो पेमेंट होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेज यानी बीच के स्टेज में जो पेमेंट होता है काम के दौरान, तो इनको कहते हैं एडवांसेस। ये एडवांस दिया गया है काम करने के लिए। और ये कब एडजस्ट होता है, ये जो फाइनल बिल जो बनता है ना उसमें ये एडजस्ट होता है। ये नॉर्मल एडवांस वाला एडवांस नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एडवांस में पैसा पेमेंट करते थे हम लोग काम मिलता नहीं। यहाँ पर काम होने के बाद, काम देखने के बाद ये एडवांस दिया जाता है, ठीक है। For this purpose, the contractor is required to submit a bill to the department in the prescribed form by a fixed date, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, एडवांस पेमेंट लेने के लिए, एडवांसमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको एक बिल जमा करना पड़ता है डिपार्टमेंट के द्वारा। ये बिल का फॉर्मेट फिक्स रहता है, इसमें एक डेट लिख के उस डेट के हिसाब से इसको देना पड़ता है। मान लीजिए कि महीना का 30 तारीख को पिछला बार लिया था तो अगला बिल भी महीना का 30 तारीख को देगा, ठीक है। If he fails to do so, the department through their employee with sectional officer or assistant engineer get the work measured and billed for which the contractor has to accept, ठीक है। अगर यही सब आप लोग क्या बोलते करते रहते हैं ना कि क्लास स्टार्ट होने के क्या होते 10 मिनट 15 मिनट बाद तक आप लोग आते रहते हैं, इससे कितना डिस्टर्ब होता है क्लास में, समझ रहे हैं कि कहाँ पढ़ा रहा आदमी, फिर उसका माइंड कहाँ डिस्टर्ब हो जाता है कि कहाँ पढ़ा रहे थे, क्या कहाँ चले गए हम। फॉर दिस पर्पस कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ बिल टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर बाय द वे कॉन्ट्रैक्टर अगर बिल जमा नहीं कर पाता है डिपार्टमेंट को, तो क्या करेगा, जो भी जो डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट अपने सेक्शनल ऑफिसर को और असिस्टेंट इंजीनियर को भेजेगा साइट पे जाके असिस्टेंट इंजीनियर या सेक्शनल ऑफिसर वो जाके काम को मेजर करेगा और उसी हिसाब से बिल बना के कॉन्ट्रैक्टर को देगा। और जो वो बिल बना के देगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। प्रोविजन और पार्ट रेट्स in such bill may be allowed by the engineer in charge where the various operation involved in item of work has not been completed by the time the work was last measured, ठीक है ना। इसमें ये प्रोविजन किया जाता है कि मान लीजिए कि लास्ट में अगर पिछला बार जितना काम मेजर किया गया अगर उससे कुछ ज्यादा काम हो गया है तो उसके लिए प्रोविजन है कि हाँ अगर बाय ज्यादा काम हो गया है वो मेजर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करने का प्रोविजन रहता है। A proportionate recovery of the cost of the material and higher charges of training and placement TNP supplied by the department and utilized in the work is also made from the running account। तो जो भी cost of the material, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा या कोई TNP प्रोवाइड किया गया क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो सब का जो पैसा होगा ना वो काटा जाएगा किसके बिल में। मान लीजिए कि 2 लाख का बिल बना, 2 लाख के बिल में 1.5 लाख का क्या बोलते हैं सामान और क्या बोलते हैं बाकी चीजें, जैसे कि उसमें किसी तरह का टेस्टिंग हो गया वगैरह का जो चार्जेस था वो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट पे किया है, ठीक है, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख काट लेगा 50,000 रुपए दे देगा उसको, ठीक है। फाइनल पेमेंट क्या होगा, फाइनल पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल कंप्लीशन। याद रखिएगा कि जिस दिन, देखिए अभी तक क्लास में आदमी आ रहा है क्या करेगा, तो फाइनल पेमेंट क्या होगा, फाइनल पेमेंट किया जाएगा कि जब जिस दिन आपको क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मिल गया फाइनल कंप्लीशन का, ठीक है, डिपार्टमेंट आया सारा काम देख लिया, डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर आया, असिस्टेंट इंजीनियर आया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आया,
सब आया, आके काम देखा, काम देख के पूरा दिन इंस्पेक्ट करके उन लोगों को लगा कि हाँ भाई काम जितना हम किए थे ड्राइंग के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सारा काम कंप्लीट कर दिया, तो अगले दिन जाएगा वो डिपार्टमेंट में, या तो सेम डे में नहीं तो अगले दिन में दे देगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हाँ भाई मेरा सारा का सारा काम हो चुका है, ठीक है, कंप्लीशन इशू कर देगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है सारा काम कंप्लीट हो गया। इस सर्टिफिकेट के मिलने के 3 महीने के अंदर में फाइनल पेमेंट हो जाना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आज मिला है 4 तारीख को, 4/6/2021 को, तो आज से ठीक 90 दिन के अंदर में फाइनल पेमेंट हो जाना है। द अबव प्रोसीजर इज फॉलोड इन द केस ऑफ फाइनल पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। अगर कॉन्ट्रैक्टर है उसके केस में भी यही चीज फॉलो किया जाता है। द पॉइंट व्हिच आर स्पेशली टू बी लुक्ड इन बिफोर द फाइनल पेमेंट आर, अब पेमेंट के पहले फाइनल के ये द फॉलोइंग पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या-क्या चीज को, the work is completed as per the specification and the site has been left clean, ठीक है, जो भी काम था उसको स्पेसिफिकेशन के दौरान किया गया। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया वही दिन जाके क्या बोलते हैं इंजीनियर इंचार्ज देखेगा। नॉर्मली क्या बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जो हो गया अंतिम में देख के सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि बिजी रहता है यहाँ का इंजीनियर सब। पर अगर फॉरेन में जाइएगा या बाहर के देशों में जाइएगा तो वहाँ पर क्या है क्वालिटी, वहां पर क्या है कि जिस दिन आपको इश्यू दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया कि हाँ ये काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट के सर्टिफिकेट देने के बाद भी क्या बोलते हैं फाइनल पेमेंट देने के पहले और काम का सर्टिफिकेट देने के बाद बीच में भी क्या बोलते हैं इंजीनियर सब जाता है, चेक करता है कि हाँ ये काम अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है या नहीं है। अगर नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसका पेमेंट रोक दिया जाता है। ये बाहर में होता है बहुत जगह, बहुत देशों में चीज है, हमारे यहाँ है या नहीं है ये हमको पता नहीं है, ठीक है, जनरली हम अभी तक हमको इस चीज का पता नहीं है। The work is complete as per specification and the site has been left clean, यानी कि जो भी काम है वो स्पेसिफिकेशन के दौरान हुआ, यानी जो बताया गया था चीजों की क्वालिटी के बारे में जिस तरह से करने के लिए उस हिसाब से हुआ। मान लीजिए कहा गया है कि प्लास्टर 6 mm का होना चाहिए, तो 6 mm का प्लास्टर है, 6 से 12 mm की लिक्विड प्लास्टर है यानी ये देखना है। मान लीजिए कहा गया कि डबल कोट या ट्रिपल कोट क्या बोलते हैं वॉल पुट्टी होना, तो वो चेक करेगा। पेंट का क्वालिटी बोल दिया गया है, विंडो का क्वालिटी बोल दिया गया, तो सब चीज चेक करेगा कि हाँ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ। मान लीजिए कि कह दिया गया कि 3/6 का क्या बोलते हैं खिड़की लगाना है और जाके देखा तो वहाँ पर 2.5 क्या बोलते हैं 5.5 का खिड़की है, तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है तो क्या बोलते हैं रिजेक्ट हो जाएगा, उसका पैसा काट लिया जाएगा। तो ये सब चीज चेक किया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है कि ये भी देखा जाता है कि साइट में मटेरियल तो रखा हुआ नहीं ना है, या साइट गंदा तो नहीं ना है, साइट को एकदम साफ सुथरा करके क्लीन करके हैंड ओवर करना पड़ता है, ठीक है। नो डैमेज हैज बीन कॉज्ड टू अदर प्रॉपर्टीज एंड नो डिफेक्ट इन अपेरेंट, ठीक है ना। किसी भी तरह का दूसरे तरह के प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि पहले के वहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था या वहाँ पर कोई ट्यूबवेल था या कोई और भी चीज था, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, और साथ ही साथ किसी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें भी किसी तरह का डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। A certificate of physical completion has been recorded in the relevant measurement book by the sub-divisional और divisional officer। एसडीओ के द्वारा या डीओ के द्वारा क्या बोलते हैं एक सर्टिफिकेट बनाया जाता है फिजिकल कंप्लीशन, ठीक है, कि क्या क्या जो काम हुआ फिजिकली कंप्लीट हुआ हम चेक कर चुके हैं, उसका एक मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड बनाया जाता है। द मेजरमेंट रिकॉर्ड्स आर इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मेजरमेंट करने का तरीका है वो किसकी तरह होगा, वो उसी तरह से होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में मेजर करने के लिए बताया गया है। अब बोलिए मेजरमेंट का तरीका क्या होता है, तो इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए प्लास्टर है, प्लास्टर का कैसे मेजर कीजिएगा, दीवार पे कितना प्लास्टर हुआ है उसको किस यूनिट में मेजर कीजिएगा, मीटर क्यूब में या मीटर स्क्वायर में, बोलिए। वॉल प्लास्टर होता है, ठीक है, और अगर ब्रिक वर्क है वो कैसे मेजर होगा, ब्रिक वर्क होता है वो कैसे मेजर होगा, ब्रिक वर्क हो गया, अर्थ वर्क हो गया, वो किस यूनिट में मेजर होता है, पेंट किस यूनिट में मेजर होता है, खिड़की किस यूनिट में मेजर होता है, हाँ ठीक है। ब्रिक वर्क का क्या बोलते हैं वॉल्यूम में होगा, और खिड़की किस में होगा, विंडो किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, हाँ ठीक है। तो वो सब चीज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बोलते हैं हम लोग काम करते हैं। तो अलग अलग जो भी तरीका है मेजरमेंट का, वो मेजरमेंट का तरीका वही यूनिट फॉलो करके हम लोग क्या बोलते हैं करते हैं, ठीक है ना। जो भी डायमेंशन रिकॉर्ड किया गया था ड्राइंग में, जो भी डायमेंशन दिया गया था सेम डायमेंशन है या नहीं है,
कोई चीज के लिए जैसे भी प्रोविजन था सेम चीज को हम लोग जैसा एज इट ड्राइंग बता रहा है सेम चीज बता देख रहा है। अगर बाय द वे इनके काम के दौरान कुछ इंजीनियर अगर चेंजेस किया है या मॉडिफिकेशन किया है इंजीनियर इंचार्ज या असिस्टेंट इंजीनियर साइट पे और उस मॉडिफिकेशन का उसके पास सिग्नेचर उस पर्टिकुलर ड्राइंग पे, तो वो मॉडिफिकेशन भी हुआ है नहीं वो चीज चेक किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है रिकॉर्ड बुक में, मेजरमेंट बुक में, ठीक है। The measurement recorded and the abstract of the bill is abstract of the bill मतलब कि पूरा संक्षिप्त विवरण, ठीक है ना। मेजरमेंट किया था चीज का और जो पूरा बिल है उस बिल का एक लिस्ट बनाया है, समरी बनाया है, ठीक है। इन द measurement books drawn have been accepted and signed by the contractor in token of such acceptance, ठीक है। ये सारा चीज का जो मेजरमेंट रिकॉर्ड किया गया और जो बिल बनाया जो एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है बिल का मेजरमेंट बुक के हिसाब से उन सबको एक्सेप्ट करेगा कोई कॉन्ट्रैक्टर और साथ साथ में साइन करेगा, ठीक है। The bill is drawn in the prescribed printed form on yellow paper. जो भी बिल होता है वो येलो रंग के कागज में होता है। The rate for item of work actually done and measured are not in excess of those provided for in the contract. जो भी रेट होगा काम किया हुआ का यानी आइटम ऑफ द वर्क का जो रेट होगा जो किया गया है और जो मेजर किया गया वो कभी भी एक्सेस नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर कहा दिया गया कि 100 एमक्यूब क्या बोलते हैं वो अर्थवर्क करना है तो ये नहीं होना चाहिए कि 105 एमक्यूब हो गया आपका अर्थवर्क तो उसका पैसा डिपार्टमेंट नहीं देगा, ठीक है। All the formalities, this section of extension of the time, rate of the additional and substituted item have been accorded by the competent authority. Test check of the measurement and various other prescribed in each type of the work has been conducted by the authorities and found in order, ठीक है। जितना भी तरह का टेस्टिंग वगैरह करना है मान लीजिए कहने की हाँ जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, ठीक है ना। अब कॉलम वगैरह बनाया है तो उसका क्या बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, किसी का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है तो उस तरह का चीजों को चेक करके जैसे फॉर एग्जांपल रोड का लेयर का थिकनेस नापना है तो रोड का लेयर का थिकनेस कैसे नापेगा कोर कट करके करेगा या वहां पे एक गड्ढा क्या बोलते हैं करके टेस्ट पिट बना के टेस्ट पिट में जाके अलग अलग लेयर का मेजरमेंट करेगा। तो जो भी तरीका है मेजरमेंट करने का टेस्टिंग करने का वो सारा चीज करके देखेगा और देखेगा कि सब चीज अपने ऑर्डर में है या नहीं है। पेमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा वर्क और एडिशनल और फॉर सब्स्टिट्यूटेड आइटम, अब कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दिया गया था करने के लिए जो कि किसके द्वारा सैंक्शन था। ये काम जब इंजीनियर इंचार्ज देखा साइट पे कि हाँ भाई ये काम हमको एक्स्ट्रा करवाना है या इसको हटा के ये करवाना है तो ये जो काम था जो कि क्या बोलते हैं सैंक्शन किया गया था किसके द्वारा इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा, तो उस काम के लिए जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एबनॉर्मली हाई or low rated item where the quantity deviations are restricted within 5% by authority accepting the tender, other variation in quantity of the work actually done are measured and paid at the contract rate in the usual manner, ठीक है। अगर 5% से ज्यादा अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट में डेविएशन, ठीक है 5% से ज्यादा काम में अगर डेविएशन होता है तो उसमें क्या है जो भी चीज ज्यादा बढ़ गया उसका मेजरमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा और देखेगा कि क्या बोलते हैं इसका पेमेंट होना है या नहीं होना है। अगर वो 5% से ज्यादा हो जाता तो अगर 5% से ज्यादा होता है तो पेमेंट वाले तो करता नहीं है, ठीक है। अगर करता है तो फिर उसके बारे में पहले जांच परख करेगा, ठीक है। मेजरमेंट फॉर कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड जो काम हो गया जो काम पूरा हो चुका है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। The contracts provide for supply of requisite number of persons with means and material required to assist the measurement for work done by the departmental officers free of cost, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि कुछ ऐसे आदमियों को नियुक्त किया जाएगा और उनके पास कुछ ऐसे संसाधन दिए जाएंगे। सुनिएगा कुछ आदमी ऐसे नियुक्त किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा जिनका चार्जेस डिपार्टमेंट नहीं लेता है। ये डिपार्टमेंट इन लोगों को क्यों नियुक्त करता है, ये जो ऑफिसर्स रहता है या ये जो आदमी लोग रहते हैं ये लोग इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि कितना काम हो चुका है उसका मेजरमेंट करना। जो भी आदमी का जो पेमेंट होगा वो डिपार्टमेंट करेगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, ठीक है। It is in the contractor's own interest that he should provide adequate facility for detailed measurement for work done, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करे इन ऑफिसर्स को या इन लोगों को कि वो एक डिटेल मेजरमेंट कर सके जो भी काम हुआ है, ठीक है। और उसी हिसाब से इन लोगों को पेमेंट होगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होगा। It is always
expected that he or his authorized representative will remain present at the time of recording each set of the final measurement and will confirm the same by his acceptance to end with all dispute leading to arbitration. ठीक है, ये माना जाता है या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या तो वो खुद या तो उसका जो भी एक सोल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, यानी कि जो उसकी जगह पे काम कर रहा है, जो उसको दिखा रहा है कि हाँ हमें वो नहीं तो हम इस चीज को या इस पोजीशन को हेल्ड कर रहे हैं, तो उस आदमी के सामने ये सारा का सारा मेजरमेंट होता है और वो आदमी कंफर्म करता है कि हाँ डिपार्टमेंट का जो भी आदमी आया है वो सही मेजरमेंट किया है, किसी तरह का फॉल्स नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके पीछे से सब मेजरमेंट कर लिया गया, तो बाद में क्या है डिस्प्यूट अराइज हो सकता है कि नहीं डिपार्टमेंट कहेगा कि 100 mm किया है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा नहीं 105 किए हैं, तो उसमें डिस्प्यूट नहीं हो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, द मेथड ऑफ मेजरमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इन द डिपार्टमेंटल बुक ऑफ स्पेसिफिक, बता चुके हैं, ठीक है ना, ये सब चीज बता चुके हैं। If the contractor remains absent when the final measurement is recorded, even after receipt of the written notice from the department, the measurement so recorded by the department officer becomes binding on him. ठीक है ना, मान लेते हैं कि अगर डिपार्टमेंट नोटिस दे दिया है कि हाँ हम परसों आके क्या बोलते हैं आपका सारा चीज को मेजर करेंगे, मेरा आदमी लोग आएगा उस चीजों को मेजर करेगा, डिपार्टमेंट बोल चुका है, और उस दिन कॉन्ट्रैक्टर भागा हुआ है या नहीं आया उस दिन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और वो लोग आके क्या बोलते हैं रिकॉर्ड कर लिया, तो बार बार डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा, डिपार्टमेंट जिस दिन नोटिस दिया है कि हम आज भेजेंगे उसी दिन आदमी आएगा, उसी दिन जाके सारा चीज का मेजरमेंट लेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है कि उस दिन वो रुके, अगर वो नहीं रुकता है वो या एब्सेंट रहता है तो उस केस में जो भी डिसीजन होगा या जो भी मेजरमेंट लिया जाएगा उन ऑफिसर्स के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो मेजरमेंट करने आए वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को मानना पड़ेगा। अब मेजरमेंट बुक क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क डन and supplies received in connection with the sanctioned estimate are recorded in a special type of notebook, usually 15 cm by 10 cm, known as measurement book. मेजरमेंट बुक क्या होता है? मेजरमेंट बुक एक क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक रहता है, जैसे हमारा नॉर्मल कॉपी रहता है वैसे क्या बोलते हैं उसी तरह का कॉपी रहता है, उसमें कुछ स्पेशल फीचर होता है। उसमें स्पेशल फीचर क्या होता है? उसमें अलग अलग तरह का कॉलम बना रहता है, प्रिंटेड रहता है, वो उसमें लिखा रहता है कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है। ठीक है, it contains beside instruction how to write up the column of particular detail of actual amount, उसमें क्या क्या लिखा रहता है सुन लीजिएगा कि किस तरह से उसको भरना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैसे है भरना उसको लिखा हुआ है मेजरमेंट बुक में। साथ साथ में कॉलम्स बना रहता है जिसमें पर्टिकुलर्स लिखा रहता है, पर्टिकुलर्स मतलब विवरण लिखा रहता है कि क्या काम है उस काम का विवरण लिखिए। साथ साथ में कितना एक्चुअल मेजरमेंट किया गया है नंबर के यूनिट में, जैसे कि नंबर, लेंथ, ब्रेथ, ये सब चीज को, और कितना एरिया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग शेड्यूल ऑफ आइटम बनाते हैं सेम उसी तरह से बनता है ये। द पेजेस आर मशीन नंबर, इस जो भी पेजेस रहता है ये ऑलरेडी प्री नंबर रहता है, यानी कि पहले से 1 2 3 4 नंबर पे लिखा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने मन से नंबर आप नोट कर लीजिएगा, वो नहीं होता। Each book is provided with extra leaves for index for review by the divisional accountant and for review by the extra एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हर एक जो बुक होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा पन्ना होता है इंडेक्सिंग करने के लिए या कुछ टैगिंग करने के लिए, जो कि बाद में काम आता है क्या बोलते हैं डिविजनल अकाउंटेंट के द्वारा या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा रिव्यू करने के लिए। एज दिस बुक इज द बेसिस ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द वर्क डन फॉर व्हिच पेमेंट इज टू बी मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इज प्रिजर्व्ड केयरफुली। देखिए ये जो बुक होता है मेजरमेंट बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर किताब है। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है? तो कितना काम हुआ है उन सारे काम का जो लेखा जोखा है वो किसमें होगा? इसी बुक में होगा। कोई अलग से कोई और किताब नहीं है, एकमात्र मेजरमेंट बुक है जिसमें जितना भी काम हुआ है उसका सारा का सारा लेखा जोखा है, क्योंकि इसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी होना है। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं जो सेफ्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, its movement between officer and person is also watched cautiously till its final record। अब मेजरमेंट बुक ऑफिसर से किसी आदमी के द्वारा, अब जिस आदमी को नियुक्त किया गया है मेजरमेंट करने के लिए वो दिन भर इसको लेके नहीं होके घूमेगा, उसका काम हो गया दिन का वो लाके वापस ऑफिसर को हैंडल करेगा, जो भी इंजीनियर इंचार्ज रहेगा उसको हैंडल करना उसको। और इसका जो मूवमेंट होता है ऑफिसर के हाथ से आदमी के हाथ में, यानी जो आदमी मेजरमेंट करने जा रहा है उसको बहुत ही निगरानी से देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इसमें क्या कहते हैं इसको
घपलेबाजी करने का चांसेस रहता है। तो किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो, उस चीज को चेक करने के लिए जो भी आदमी के हाथ से, ऑफिसर के हाथ से, किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में जा रहा है, इस चीज को ध्यान से देखा जाता है। ठीक है। The entries in the measurement book are made in continuous chain in the chronological order, no blank page being left or torn out. At the end of each set of measurement, the officer recording them has to verify, measured by me and put his full signature with it. ठीक है। अब मेजरमेंट बुक में ऐसा होता है कि हर एक जो ऊपर से लेके नीचे तक में जो क्रम होगा भरने का, वो ऊपर से लेके नीचे तक लगातार होगा, क्रोनोलॉजिकल होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ऐसा नहीं है कि पहला 5 12 छठा छोड़ दिया फिर अगले पेज में चला गया, फिर छठा अगले दिन भरेगा, ऐसा नहीं है। जो है लाइन से भरते जाइए, और जो नीचे होगा सबसे पेज का नीचे में, ठीक है, पेज के सबसे लास्ट में जो भी आदमी मेजरमेंट लिया है उस आदमी को अपना पूरा नाम, सिग्नेचर लिख के साथ और डेट लिखना होगा। ठीक है। Entries recorded by the sectional officers are always subject to test check by the sub-divisional officer. अगर सेक्शनल ऑफिसर अगर क्या बोलते हैं एंट्री किया है तो उसको एसडीओ चेक करेगा। ठीक है। 50% का क्या बोलते हैं मनी वैल्यू के। मान लेते हैं कि अगर क्या बोलते हैं सेक्शनल ऑफिसर 1 लाख का काम को मेजर किया है, तो 1 लाख का काम में से 50,000 का काम कौन मेजर करेगा? आपको एसडीओ मेजर करेगा। ठीक है। सिमिलरली जो डिविजनल ऑफिसर है उसको क्या है, उसको चेक करना पड़ता है 10% ऑफ द वर्क, 10% of the measurement for work costing more than 40,000 recorded by his subordinate and to accept responsibility for general correctness of the bill as a whole. ठीक है। आपको जो सेक्शनल ऑफिसर रहेगा, सेक्शनल ऑफिसर जो भी रिकॉर्डिंग किया है या जो भी मेजरमेंट किया है उसका 50% एसडीओ को चेक करना पड़ता है। ठीक है। 50% तक का काम क्या बोलते हैं एसडीओ चेक करेगा। और जो डिविजनल ऑफिसर रहेगा, डिविजनल ऑफिसर को कम से कम भी 10% जो भी मेजरमेंट हुआ है, मान लीजिए कि जितना भी मेजरमेंट हुआ है अमाउंट का, उस अमाउंट का 10% का क्या बोलते हैं चेक करना पड़ता है। ठीक है। जो भी एसडीओ मेजरमेंट किया है, लिया है, ठीक है ना, यानी कि चेक किया है, उस पूरे काम का 10% को किसको चेक करना है? डिविजनल ऑफिसर को चेक करना है कि काम सही है या नहीं, और जो भी मेजरमेंट लिया गया है वो सही है या नहीं है। अब वो कुछ भी है ना, रैंडम पिक कर सकता है, ऐसा नहीं ऊपर से 10 को पिक करेगा, नहीं, रैंडमली कोई भी आइटम को पिक करेगा। मान लीजिए कि 20 आइटम लिखा हुआ है, 20 आइटम में से कोई भी रैंडमली 2 या 3 आइटम उठाएगा और उसको जाके मेजर कर लेगा। कौन? डिविजनल ऑफिसर। सेम वैसे ही एसडीओ भी चेक करता है। After completion of the detailed measurement, an abstract of quantities are drawn up in measurement book. ठीक है। सारा चीज का डिटेल मेजरमेंट लेने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है, एक जिस्ट निकाला जाता है, समरी कर सकते हैं, निकाला जाता है मेजरमेंट बुक का। ठीक है, मेरा इतना मेरा क्या बोलते हैं अर्थवर्क हुआ, इतना मेरा क्या बोलते हैं वुडन वर्क हुआ, इतना मेरा फ्लोरिंग हुआ, इधर एक एब्स्ट्रैक्ट निकाला जाता है। On completion of the abstract, the measurement book is sent to the SDO for entering the rate of items of the bill by the assistant engineer. अब जब सब चीज को क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वगैरह बनाने के बाद जो मेजरमेंट बुक होता है वो एसडीओ के पास भेजा जाता है, और एसडीओ क्या करता है उसको असिस्टेंट इंजीनियर के पास भेजता है। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर उसको जो भी रेट वगैरह है आइटम का उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेगा। मान लीजिए असिस्टेंट, उसके बाद मेजरमेंट बुक आया, उस मेजरमेंट बुक को किसके पास गया? एसडीओ के पास गया, एसडीओ भेज दिया उसको असिस्टेंट इंजीनियर के पास। असिस्टेंट इंजीनियर क्या है? जो भी आइटम्स, रेट ऑफ आइटम्स है, ठीक है, उस रेट ऑफ आइटम के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके बिल बनाया। फॉर अर्थमेटिकल एंड अदर चेक बाय द सब डिविजनल क्लर्क, ठीक है, इसको चेक वगैरह करने के लिए। द बिल देयर आफ्टर इज टाइप्ड आउट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मेड रेडी फॉर द पेमेंट। फिर क्या करना है? बिल को टाइपिंग करना है और टाइप करके उसको पेमेंट के लिए बनाना है। ठीक है, और उसको फिर डिविजनल ऑफिसर के पास फर्दर चेक करने के लिए, पेमेंट करने के लिए भेजा जाता है। एनी करेक्शन टू और कैलकुलेशन वेट नीडेड इज मेड इन द रेड इंक फॉर द सब बाय द सब डिविजनल और डिविजनल ऑफिसर। किसी भी तरह का अगर बदलाव करना है उसके लिए लाल रंग से या लाल कलम से लिख देगा कौन? एसडीओ या डीओ। इन केस ऑफ द फाइनल बिल द करेक्शन शुड बी गॉट कंफर्म बाय द पर्सन मेकिंग द ओरिजिनल एंट्री बिफोर ऑथराइजिंग पेमेंट। फाइनल बिल पेमेंट करने के पहले, यानी कि फाइनल बिल पेमेंट होगा उसमें पहले जो भी आदमी क्या बोलते हैं रिकॉर्ड लिया है, सबसे पहले जो आदमी रिकॉर्ड लिया गया था उसके बाद दोबारा भेजा जाता है, वो फिर से चेक करता है, उसके बाद जब वो कंफर्म करता है तब पेमेंट कर दिया जाता है। द बिल आफ्टर स्क्रूटनी is endorsed with a pay order both on measurement book and bill form and signed by the divisional officer, executive engineer और engineer in charge। बिल को बढ़िया तरह से स्क्रूटनी यानी जांच परख करने के बाद एक पे ऑर्डर दिया जाता है, किसके लिए? दोनों बिल
जो मेजरमेंट बुक है, मेजरमेंट बुक और जो बिल है जो बनाया गया था, टाइप किया गया था, दोनों को साथ में रख के एक पे ऑर्डर निकाला जाता है। और ये पे ऑर्डर जाता है किसके पास? ये जाता है, ये निकालता कौन है? ये निकालता है डिविजनल ऑफिसर, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या इंजीनियर इंचार्ज है, ये वही निकालेगा। यानी कि एक जो मेजरमेंट बुक था, जो ओरिजिनल बुक था वो, और उसके बाद जो बिल बनाया गया था टाइप करके, वो दोनों का एंट्री को देख लिया जाता है और उसके बाद एक पे ऑर्डर निकाला जाता है। उस पे ऑर्डर पे साइन करता कौन है? डिविजनल ऑफिसर साइन करता है। द बिल हैविंग बीन एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, तो बिल को कौन एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर, और फिर इसको एक क्रॉस चेक मिलता है कितना अमाउंट उसको मिलना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिल बनने के बाद एक पे ऑर्डर निकलने के बाद क्या होगा कि जो भी आपको कॉन्ट्रैक्टर है उसको वो बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रेसिप्ट लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है या जो डिसबर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है ना, अब कोई ऑफिसर रहता है जो कि चेक बना के देता है डिपार्टमेंट में, तो वो डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? एक क्रॉस चेक निकालेगा। क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक होता है वो अकाउंट पे ही चेक होता है, यानी कि उसको जाके सिर्फ वो किसी के अकाउंट में क्या बोलते जमा होगा, वो कैश में निकलता है। ठीक है, तो वो जो अकाउंट पे ही चेक होगा या क्रॉस चेक होगा जिसके नाम से चेक इशू किया गया, वो आपको डिसबर्सिंग ऑफिसर निकाल देगा। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होता है? अ सेट ऑफ द मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या है? एक मेजरमेंट बुक का एक सेट है जिसमें कि डिटेल्ड मेजरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय ईच सब डिवीजन इज केप्ट टू फैसिलिटेट फ्रेमिंग ऑफ एनुअल रिपेयर एस्टिमेट फॉर पेमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर जॉब कनेक्टेड देयरविद। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या है? नॉर्मल मेजरमेंट बुक होता है, उसी का एक सेट होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा कॉपी होता है या बहुत अलग अलग तरह का कॉपी होता है, जिसमें क्या है हर एक बिल्डिंग के टाइप के हिसाब से और हर एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जिसका मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है, हर एक सब डिवीजन के हिसाब से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ भाई इसका एनुअल मेंटेनेंस का या एनुअल रिपेयर का इतना खर्चा आया है, ये इसमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में मेंटेन करके रखा जाता है। और फिर इसी हिसाब से जो भी मेंटेनेंस वगैरह हुआ है तो उसका पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, their measurement book are known as standard measurement book. The standard measurement book save time and labor of the department officer from repeated work of taking detailed measurement of the same building again and again. अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होता है? सेम ही बिल्डिंग का बार बार आपको मेजरमेंट लेना पड़े, हर साल आपको या हर 6 महीना पे आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे रिपेयरिंग हो रहा है उस बिल्डिंग में, बार बार उस चीज का क्या बोलते हैं आपको वो लेना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं मेजरमेंट ले रहा है। तो इसमें क्या है? समय बर्बाद होगा। तो इसमें क्या है कि आपको एक तरह का फॉर्मेट बना रहता है। इस फॉर्मेट में क्या है कि बार बार जो रिपीटेड काम हो रहा है उसमें सिर्फ एंट्री करना पड़ता है, बार बार पूरा का पूरा फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, अगर मेजरमेंट बुक खो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, the loss of the measurement book or standard measurement book which is the initial account document is a serious matter। ठीक है, मेजरमेंट बुक खो जाता है या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक हो जाता है। देखिए मेजरमेंट बुक और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, ठीक है, दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। तो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक है या जो मेजरमेंट बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एक इनिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है ना, जिसमें कि सारा का सारा आपका जो मेजरमेंट हुआ उसको रखा गया। तो इसका खोना एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है और इसको बहुत हद तक क्या बोलते हैं बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है। ठीक है, if however a book is lost, the fact of the case should be reported immediately to the next higher authority for orders and for sanction to write off। ठीक है ना, अगर किसी भी तरह का मान लीजिए कि अगर किसी तरह का क्या बोलते हैं अगर खो गया है बुक, ठीक है ना, अगर बुक मेजरमेंट खो गया तो उस केस में क्या करा जाएगा? अगर बुक खो गया है मेजरमेंट का तो जो भी ऑफिसर रहेगा, प्रिसीडिंग ऑफिसर रहेगा, मतलब कि जो भी अभी चेयर में ऑफिसर रहेगा या जिसके अंडर में वो किताब है वो मेजरमेंट बुक का देख करना, वो क्या करेगा? अपने से हायर अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म करेगा कि सर मेरे से मेजरमेंट बुक हो गया है, आप देख लीजिए आप किस तरह उसको करें। तो जो उसका हायर अथॉरिटी रहेगा, ठीक है ना, तो हायर अथॉरिटी क्या करेगा? सैंक्शन करेगा उसके खारिज करने का, यानी कि वो जो मेजरमेंट बुक था उसको खारिज करने का ऑर्डर निकाल देगा। ठीक है, तुरंत निकालेगा कि हाँ जो भी मेजरमेंट बुक था अगर वो खो गया है तो उसको खारिज किया जाए। नहीं खारिज किया जाएगा तो क्या होगा? किसी के भी हाथ में अगर वो मेजरमेंट बुक लग जाता है तो वो टेम्परिंग कर सकता है। टेम्पर मतलब छेड़छाड़ कर सकता है। समझ में आ रहा है बात कि अगर किताब खो गया है किसी हाथ से, जो भी आदमी को उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी दिया गया था या जिस भी आदमी के अंडर में वो किताब था, अगर उसके हाथ से वो किताब खो जाता है
तो उस आदमी को जैसे ही ये पता चलता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ से मेजरमेंट बुक हो गया है या मेरे यहाँ से दफ्तर से मेजरमेंट बुक हो गया, उसको तत्कालीन अपने से ऊपर का जो अथॉरिटी है तुरंत उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कि सर मेरे हाथ से या मेरे डिपार्टमेंट से मेरे ऑफिस से ये मेजरमेंट बुक था या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक था, ये खो गया है, अब आप इस पे कोई एक्शन ले लीजिए। तो जो हायर अथॉरिटी रहता है वो तुरंत इमीडिएटली क्या करेगा, उस मेजरमेंट बुक को खारिज करने का ऑर्डर दे देगा। ठीक है, द चीफ इंजीनियर इज ऑथराइज्ड टू सैंक्शन द आइटम आफ्टर द डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जो चीफ इंजीनियर होगा उसके पास ये अथॉरिटी रहता है कि वो सैंक्शन करे, खारिज करने के लिए डिटेल एस्टिमेशन इन्वेस्टिगेशन का। अगर चीफ इंजीनियर को क्या करेगा, चीफ इंजीनियर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि हाँ भाई मेजरमेंट बुक खोया तो कैसे खोया, किसकी गलती से खोया, जैसे चीज का इंक्वायरी करवाएगा, इंक्वायरी करने वाला ये कि हाँ भाई मिस्टेक से खोया है, तो क्या करेगा, हाथों हाथ अथॉरिटी देगा कि हाँ भाई उसको हटाओ, तो खारिज करो किताब को, अब नया तरह से मेजर करेंगे। Determination of a contract. A contract is discharged or determined by due performance of its various terms and conditions or substantial part of them. The construction work entrusted to contractor when handed over to the department complete in all respects, even with the minor changes done under the direction of is treated as contract determined. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का डिटर्मिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, उसका जितना भी काम था वो सब चीज हो गया है, और जो भी नया चीज जो ऐड किया गया था, हटाया गया था, वो भी कर दिया गया। तो ये सब चीज अगर होने के बाद इंजीनियर इंचार्ज को दिखा दिया था कि हाँ भाई जैसे आप बोले थे वैसे तुम सारा काम कर दिए हैं, तब अगर देख लिया था कि हाँ सारा चीज हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिटरमाइंड माना जाता है। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कब होता है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईदर अराइजेस आउट ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रीवियस बाय प्रोविजन बाय वन पार्टी और ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ और ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। टर्मिनेशन इज आल्सो मेड बाय एग्रीमेंट। ठीक है, टर्मिनेशन कब होता है कि कोई भी दोनों में से कोई भी एक आदमी क्या बोलते हैं, उल्लंघन कर दिया उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर दिया तो क्या बोलते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, या काम नहीं करने में बन रहा है तब भी क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर काम नहीं कर रहा है और टर्मिनेट हो रहा है तो उसके बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में दोनों के, और उससे सेटलमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस पीरियड क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट का, ऑन द कंप्लीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट On the completion or determination of the contract, the contractor is entitled to get a certificate of completion from the engineer in charge. जब देख लिया जाता है कि हाँ मेरा काम पूरा हो गया है या हमें डिटरमाइन कर लिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, किसके द्वारा, इंजीनियर इंचार्ज। यानी कि इंजीनियर इंचार्ज जाएगा, देख लेगा कि सारा काम हो गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में था वैसे किया है, जैसे स्पेसिफिकेशन था वैसे किया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दे देगा। बट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क डन डज नॉट सीज हियर। ठीक है ना, मगर इंजीनियर इंचार्ज का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता कि वो किस तरह का काम हुआ है, यानी उसका जो क्वालिटी है वो अभी चेक करना बाकी है। He is to ensure that the work executed by him is able to stand the test of the time. तो कॉन्ट्रैक्टर का ये जिम्मेदारी होता है कि ठीक है आपको सर्टिफिकेट तो हम दे दिए कंप्लीशन का, ठीक है ना, मगर अभी तक क्या बोलते हैं, आप इस अभी भी आप लायबल हैं कि आपने कैसा काम किया है, आपने टाइल्स बढ़िया लगाया है नहीं लगाया है, आपने ब्रिक वर्क बढ़िया से किए हैं नहीं किए, पेंट बढ़िया दिए हैं नहीं दिए हैं, ग्रिल और गेट बढ़िया दिए हैं नहीं दिए हैं, वाटर का जो सैनिटरी का जो काम है वो बढ़िया किए हैं नहीं किए, नल बढ़िया लगाए हैं नहीं लगाए, इन सब चीजों को चेक कर कैसे होगा, ये हाथों तो चेक होने वाली चीज है, ये तो समय के साथ जैसे जैसे इस्तेमाल होगा वैसे वैसे होगा। तो अभी भी लायबिलिटी है उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या लायबिलिटी है, एनी इम्परफेक्शन व्हिच कम्स टू द नोटिस विदिन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी मेड गुड एट हिज कॉस्ट एंड द स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज मेंटेनेंस पीरियड। तो अब कॉन्ट्रैक्ट में एक मेंटेनेंस पीरियड भी होता है, तो अगर उस मेंटेनेंस पीरियड के दौरान उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का अगर क्या बोलते हैं नुकसान हुआ या क्या कोई इम्परफेक्शन हुआ या कोई तरह का डिफेक्ट मिला, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी है कि उसको अपने पैसे पे खर्च, अपना पैसा खर्चा करके उसको मेंटेन करवाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग बनाया, उस बिल्डिंग में बना के देखा गया कि फ्लश खराब हो गया, मान लीजिए कि 1 साल का मेंटेनेंस पीरियड था, बीच में फ्लश खराब हो गया, कोई डोर का क्या बोलते हैं नॉब टूट गया, किसी डोर में जाके दीमक लग गया, तो ये सब चीज जो हुआ ना, ये सब जो डैमेज हुआ, ये सब कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे पे क्या बोलते हैं मेंटेन करके देना पड़ेगा।
The security deposit retained with the department is guarantee for it, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर ये काम करेगा नहीं करेगा, सर गारंटी कौन देता है? तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या बोलते हैं, आपको गारंटी करता है कि हाँ भाई ये काम मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ठीक है। The maintenance period for work depend upon their nature. Usually it's period from 3 months for working cost less than 20,000, ठीक है। अगर 20,000 से कम का काम है तो उसके लिए जो मेंटेनेंस पीरियड है वो 3 महीने के आसपास रहता है, ठीक है। और अगर ज्यादा कॉस्ट का काम है तो उसी हिसाब से मेंटेनेंस पीरियड बढ़ जाता है। The refund of the security deposit is only authorized after expiry of the maintenance period. सिक्योरिटी डिपॉजिट कब वापस मिलेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको तभी वापस मिलेगा जब पूरा का पूरा क्या बोलते हैं मेंटेनेंस पीरियड खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर को वापस मिलेगा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कब होता है? रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉट रिफंडेबल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है मेंटेनेंस पीरियड के दौरान या काम के दौरान, ठीक है। काम के एग्जीक्यूशन के दौरान और मेंटेनेंस के दौरान कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल नहीं होता है। Each contract specifies the period of maintenance required. हर एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि कितना समय तक के लिए आपको मेंटेनेंस देना है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को। The question of refund arises only after the expiry of this period, ठीक है ना। जो सवाल होता है कि रिफंड कब मिलेगा सर, रिफंड का जो सवाल होता है वो कब खड़ा होता है? जब आपका मेंटेनेंस पीरियड खत्म होने के बाद ही रिफंड मिलने की कोई चांसेस है, उसके पहले कोई चांसेस नहीं कि रिफंड मिलेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। The refund of security deposit is the last payment for due fulfillment of the contract. तो कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट जो पेमेंट होता है ना किसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट का रिफंड ही होता है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कहानी खत्म। अब कोई किसी पे जिम्मेदारी नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर का कोई जिम्मेदारी है ना कोई डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो रिफंड होता है उसका क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि लास्ट पेमेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट का, ठीक है। Therefore should be allowed after finalization of account of the contractor in respect of the particular work and after obtaining a certificate to the effect that no defect has been noticed during the maintenance period from the SGO, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो रिफंड होता है वो तभी सैंक्शन किया जाता है जब आपका एसबीओ देख लेता है और ये कंफर्म कर लेता है कि हाँ मेंटेनेंस पीरियड के दौरान किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट अराइज नहीं हुआ है। जो भी काम किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया काम का मेंटेनेंस पीरियड में किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आने के केस में या किसी तरह का डिफेक्ट नहीं आया है, ये चीज जब क्या बोलते हैं एसडीओ देख लेता है तो उसी के बाद ही वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट करता है कि हाँ अलाउ करता है कि हाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि हाँ इसका जो रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो। अगर किसी तरह का काम अगर किसी तरह का डैमेज अगर आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी कि या तो अपने पैसे से करवा दे, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करवाता है तो उसके सिक्योरिटी मनी से काट के डिपार्टमेंट करवा देगा, ठीक है। क्लेम फॉर अ रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्टेड फ्रॉम द बिल बिकम्स टाइम बार्ड आफ्टर अ लैप्स ऑफ 6 ईयर। जो क्लेम होता है रिफंड का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी फॉर रिफंड, ठीक है ना। 6 साल के बाद क्या बोलते हैं मान लीजिए क्या बोलते हैं कोई अगर काम हो गया, काम होने के बाद आपको क्या बोलते हैं ये इशू कर दिया गया कि यहाँ इसको रिफंड दे दिया जाए, ठीक है। उस रिफंड देने की डेट ऑफ इशू से यानी जिस दिन कहा गया कि हाँ इसको कॉन्ट्रैक्टर को इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दिया जाए, उस समय से 6 साल के बीच में रिफंड ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो पैसा रख लेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जल्दी कौन छोड़ेगा 6 साल के लिए, सब जितना जल्दी जल्दी ले लेगा। वर्क